हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th। लास्ट क्लास तक मैंने आपको कुछ वैलेंसीज याद करने के लिए कहा था और आपसे कहा था आप अटोमिक नंबर 1 से लेके अटोमिक नंबर 20 तक अटोमिक वेट, उनका कन्फिग्रेशन क्या होगा, उन पर चार्ज क्या होगा, उनकी वैलेंसी क्या होगी, उनको आपको लर्न करना है और इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। आई होप आपने ये सारा काम कर लिया होगा। चलो एक बार हम मैच करके देखते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का एक्चुअली फंडा क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का फंडा होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। यानी कि ये जो आपका एटम्स होता है, एटम जो होगा उसके अराउंड, यानी कि उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि न्यूक्लियस के सराउंडेड मूव करते रहते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडेड सर्कुलर पाथ में क्या करते रहते हैं बेटा, ये मूव करते रहते हैं। जब न्यूक्लियस के सराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक फिक्स सेल में मूव करते हैं, तो फिक्स सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसको कंट्रीब्यूट करने का ये जो फंडा होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 8, फिर 18, उसके बाद 18, उसके बाद 32, उसके बाद 32। यानी कि अगर कोई भी एटम्स अपने आउटर सेल को कंप्लीट कर ले, अपने आउटर सेल को क्या कर ले बेटा, वो कंप्लीट कर ले, तो वो जाके क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कोई भी स्पेसीज अपने आउटर सेल को फिलअप कर ले तो वो स्पेसीज क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। जैसे कि आप अपनी लाइफ में बड़ा यानी कि पढ़ लिख के क्या बनना चाह रहे हो, यानी कि आपका कोई ना कोई एम होगा, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा होगा। इसी तरह इन एलिमेंट का भी अपना एक एम होता है। वो एम होता है टू अचीव स्टेबल कन्फिग्रेशन, और ये स्टेबल कन्फिग्रेशन जब ही अचीव कर पाएंगे जब इनका आउटर सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इनका कन्फ्यूजन क्या होगा, 1 बाय 1 देखने की कोशिश करेंगे। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम H से। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, और आपको कन्फ्यूजन पता ही है। यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो एटम्स का नंबर होता है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हाइड्रोजन के पास, 1, तो हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसे आप फर्स्ट सेल में फिलअप करोगे। अगर आप उसे फर्स्ट सेल में फिलअप करोगे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ आउटर सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका नंबर कितना है बेटा, यहाँ पर 1 होगा। अगर हाइड्रोजन अपना स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है यानी कि ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है तो मोस्टली इसके पास 2 रास्ते हो सकते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर ले। मोस्ट ऑफ टाइम ये जो हाइड्रोजन होता है +1 स्टेट में ज़्यादा दिखाई देता है, और मेटल के साथ जब हम हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर -1 चार्ज दिखाई देता है। यानी कि अगर हाइड्रोजन स्टेबल होना चाहता है यानी कि ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस करना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर हम बात करें हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, और एटॉमिक नंबर अगर इसका 2 है तो कन्फिग्रेशन क्या आएगा, इसका 2 आएगा, और आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसलिए इस पर चार्ज क्या आएगा, 0, क्योंकि इसका ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है। और फर्स्ट सेल को क्या अचीव करना होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। अगर सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो काम चलने वाला नहीं है। सेकंड सेल को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, 8। अगर आपको फर्स्ट सेल को कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें,
तो जो कि इसके पास हैं ये पहले से ही स्टेबल है, तो ये ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा ना ही लॉस करेगा, इसलिए चार्ज क्या आएगा, जीरो। और वैलेंस भी क्या आएगी, इस पर जीरो ही आएगी। अगर हम लिथियम को देखें तो लिथियम के पास एटॉमिक नंबर है 3, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 3, तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 2, और उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो नेक्स्ट सेल में जाएगा, यानी कि ये जो नेक्स्ट सेल है वही क्या है, हमारी आउटर सेल, यानी कि लास्ट सेल को ही हम आउटर सेल कहते हैं, और इसको ही हम वैलेंस सेल भी कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं बेटा, वैलेंस सेल भी कहते हैं। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसको सेकंड सेल का कन्फिग्रेशन पूरा करना है, सेकंड सेल को पूरी तरह से फिलअप करना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए भाई, सेकंड सेल फिलअप करने का मतलब है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, लेकिन इसके पास सेकंड सेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्या इसको कोई आसानी से 7 इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल नहीं देगा, कोई आसानी से 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देने वाला है नहीं। बस इसके पास एक आइडिया ये हो सकता है, ये एक इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, तो इसके पास फिर क्या बचेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वाली ही आउटर सेल हो जाएगी। इसके पास देखो कन्फिग्रेशन फिलअप करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो सेकंड सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 और 8 हो जाएगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो 2 बचेगा, तब भी इसका कन्फिग्रेशन यानी कि फर्स्ट सेल कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पर 7 यानी कि सेकंड सेल कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको सोच के बताना है कौन सा रास्ता ज़्यादा बेटर है, यानी किस चीज़ की बेटर पॉसिबिलिटी है। कोई 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है बेटा, बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन एक तरीका हमको दिख रहा है, वो तरीका क्या है, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, और अगर कोई भी आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इसका फर्स्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा, तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पेसीज लॉस करती है तो चार्ज आएगा पॉजिटिव, कोई भी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो चार्ज क्या आएगा यहाँ पर, नेगेटिव। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। इस वाले लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो चार्ज आएगा +1। अगर कोई अदर स्पेसीज 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी तो चार्ज आएगा +2। कोई अदर स्पेसीज 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी तो चार्ज आएगा +3। लेकिन अगर कोई स्पेसीज 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो चार्ज आएगा -1। कोई स्पेसीज 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो चार्ज आएगा -2। इस तरह से आपको याद रखना है, कोई भी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा हो, और कोई भी स्पेसीज अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो चार्ज आता है नेगेटिव, कितना नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहे हो, गेन कर रहा हो। तो आपको देखने के बाद पता पड़ रहा होगा, हम बात कर रहे थे लिथियम में, तो देखो एक्चुअल में चार्ज क्या आ गया 1, और इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस किया है। तो एक चीज़ आपको जरूर याद रखनी है, वैलेंसी ना ही पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है, वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, उसका जो चार्ज होगा वही पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा बी आपको मैं बता चुका हूँ, एटॉमिक नंबर है 4, तो कन्फ्यूजन क्या आएगा 2,2। इसके आउटर सेल, जो लास्ट सेल होती है वो क्या होती है बेटा, आउटर सेल। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। अगर इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 2 रास्ते हो सकते हैं, ये सेकंड सेल यानी कि एक 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, इसके पास 2 तरीके हो सकते हैं, ये किसी तरह से 2 8 बना ले, या फिर 2 ही रहने दे, तभी तो ये स्टेबल होगा। 2 8 कब बनेगा, सेकंड सेल में जब ये 6 इलेक्ट्रॉन को जब ये इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा
तभी तो यहाँ पर 8 आएंगे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दे तो आउटर सेल यानी कि जो फर्स्ट सेल होगी वही आउटर सेल हो जाएगी और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी किसकी आपको दिख रही है बेटा, इसको आसानी से कोई 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला है नहीं, तो पॉसिबिलिटी एक ही चीज़ की है, ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, तो चार्ज आएगा -2 और वैलेंसी क्या हो जाएगी, सॉरी चार्ज आएगा +2 क्योंकि ये लॉस कर रहा है और वैलेंसी हो जाएगी 2। अब देखते हैं बोरोन को। बोरोन यानी कि 5 एटॉमिक नंबर है, 5 एटॉमिक नंबर यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो कन्फ्यूजन क्या होगा 2,3। अब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब दो पॉसिबिलिटी, ये 2 8 कर ले यानी कि ये क्या हो जाए 2 8 या फिर हो जाए 2 8 करने के लिए इसके पास 2 टारगेट हैं भाई, क्योंकि इसको आउटर सेल कंप्लीट करना है। अगर 8 करने के लिए क्या करेगा भाई, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये 2 लाने के लिए ये क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। 5 इलेक्ट्रॉन से कौन देगा भाई, ये आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो चार्ज आएगा +3 और वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपको ये चीज़ यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर हम कार्बन की बात करें 2,4 आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका जो चार्ज होता है वो +4 होता है और जब इसका चार्ज +4 होता है तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 4 होगी। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने भाई, 7। तो फर्स्ट सेल में तो आ गए 2, रिमेनिंग कितने रह गए 5, तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अगर सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो समझना देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये कन्फिग्रेशन कंप्लीट करना चाहता है तो इसके पास 2 रास्ते हो सकते हैं, 2,8 कर ले या फिर 2 कर ले, ये तो होगा 2,5 कब बनेगा, यानी कि 2,8 कब बनेगा, 5 को 8 में कन्वर्ट करना है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। बात क्लियर है। अगर ये 2 में कन्वर्ट हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तभी तो ये 2 में कन्वर्ट होगा। तो पॉसिबिलिटी किसकी है बेटा, जिसका नंबर कम होता है उसी की पॉसिबिलिटी होती है। 3 है यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन करना है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की। और ये क्या बनाएगा, 2,8 बनाएगा, तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो चार्ज आएगा -3 और यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 3। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 1 0 1 2 3 4 3 2 1 इस तरह से रिपीट पैटर्न चलेगा। आपको इस तरह से इनकी वैलेंसीज और चार्जेस को याद करना पड़ेगा। इनकी वैलेंसी और चार्जेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आओ नेक्स्ट समझते हैं भी। अब आप मैच करिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2,6 होगा। 2,6 होने का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 2 तरीके हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है बेटा, ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी बेटा, आपको सिंपल पता पड़ गया होगा, जिसका नंबर कम होता है उसी की पॉसिबिलिटी होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट लॉस नहीं कर सकता। तो इस पर चार्ज क्या आएगा, गेन कर रहा है तो आएगा चार्ज नेगेटिव, वैलेंसी होगी यहाँ पर 2। और अगर हम बात करें फ्लोरीन, और आपको इन सबके एटॉमिक वेट भी जरूर याद करने हैं भाई। फ्लोरीन मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, 2,7 है तो इसके पास 2 तरीके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तब होगा। तो इसके पास कौन सा तरीका होगा बेटा, ऊपर वाला ही तो होगा, ऊपर वाले की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बेटा, ये गेन करेगा तो चार्ज यहाँ आएगा -1, वैलेंसी आएगी 1। अगर हम नियॉन को देखें, 8 इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर जो होता है वही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, तो ये होगा 2,8
इसका मतलब इसका सेकंड सेल अब कंप्लीट हो चुका है। क्या ये इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अचीव कर चुका है। तो इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा ना ही लॉस करेगा, तो यहाँ चार्ज आएगा 0, वैलेंसी भी आएगी यहाँ पर 0। अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम हम देखते हैं 11 मतलब देखो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड सेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 2 + 8 हमारे पास हो गए बेटा ये 10। अब बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में जाएगा। तो ये जो अब थर्ड सेल है, अब ये आउटर सेल हो जाएगा। अब इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्या क्या 2 पॉसिबिलिटी होंगी? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसको तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 7 गेन कर ले, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो इजी टेंडेंसी कौन सी होगी बेटा? नीचे वाली, लॉस करने वाली टेंडेंसी, इसलिए चार्ज आएगा +1 और वैलेंसी भी क्या आएगी? 1। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या आएगा बेटा? 282। तो इलेक्ट्रॉन तो आप जान सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो चार्ज आएगा +2, वैलेंसी आएगी 2। अगर इसमें हम देखें 283, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये 3 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा और वैलेंसी हो जाएगी 3। इसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हो 284, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चार्ज आएगा +4 और यहाँ पर क्या आएगा? वैलेंसी आएगी 4। अगर आप फास्फोरस को देखते हो, बेटा 15, तो आपका होगा 285, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 तरीके होंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। 5 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो कौन सी किसकी पॉसिबिलिटी होगी बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज आएगा -3, वैलेंसी होगी 3। सल्फर 286, आपको चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी बेटा, दैट इज 286, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? दिमाग में आपके तुरंत क्लिक कर गया होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो चार्ज आएगा -2, वैलेंसी आएगी 2। 17 क्लोरीन 287, तो आप समझ सकते हो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 तरीके, 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, कौन सा तरीका होगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वैलेंसी आएगी 1। और आपको याद रखना है नेक्स्ट विल बी आर्गन। ये जो देखो एक्चुअल में आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक नंबर का अप्रोक्सीमेट डबल होता है। तो ये जो आर्गन है डबल होता तो होना चाहिए था 36, लेकिन 36 नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर 36 आगे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। तो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट होता है वो होता है 40। तो ये आपको याद रखना बेटा, 36 नहीं होता है, 40 होता है। तथा आप क्लोरीन का भी याद रखोगे 35.5। एक दो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब बताओ बेटा 288, इसका थर्ड सेल कंप्लीट, अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेट कंप्लीट है, तो क्या इसको इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस करने की जरूरत पड़ेगी बेटा? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चार्ज 0, वैलेंसी भी 0। इस तरह से आप इनकी चार्ज और वैलेंसी को आसानी से लर्न कर सकते हो। आओ और 2-4 चीज और देखते हैं। अभी बचा है बेटा लास्ट इज 19 पोटेशियम। देखो पोटेशियम 19, देखो अब आप कंफ्यूजन लिखो 288 19 सॉरी 18 हो गया, बचा कितना 1। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इसके में 1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2 तरीके हो सकते हैं, बहुत क्या हो सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, चार्ज आएगा +1 और वैलेंसी क्या होगी 1। कैल्शियम को देखेंगे तो कंफ्यूजन आएगा 2882, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, चार्ज क्या आएगा 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसलिए आपको एटॉमिक नंबर 20 तक इनकी वैलेंसी, चार्ज, एटॉमिक वेट सारी चीज़ याद करनी है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाए तो आप ये समझ लेना केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सारे मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं।
आओ अब हम आगे देखते हैं, कुछ रेडिकल्स की बात करते हैं, कुछ रेडिकल्स की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको इनके सिंबल याद करने पड़ेंगे। एक्चुअल में इनका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या रिप्रेजेंटेशन है और इन पर चार्ज क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये रेडिकल्स याद करना है और इन रेडिकल्स पर क्या क्या चार्ज होंगे और एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। इसलिए मैंने अभी पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो अगर अब हम देखें रेडिकल्स यानी कि सल्फेट, आपको याद रखना है सल्फेट का मतलब होता है SO4 और चार्ज होता है -2 और आपको इनका चार्ज भी जरूर याद रखना है, मैं अलग से भी यहाँ लिख रहा हूँ। सल्फेट मतलब 8, याद रखना बेटा, सल्फेट सल्फर +8, सल्फेट SO4 चार्ज है -2। सल्फाइड देखो 8 और 8, यहाँ पर A है और यहाँ पर I है, जैसे ही I आएगा तो ऑक्सीजन का एक नंबर कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा SO3-2, तो इसका भी चार्ज क्या है -2। ये चार्ज आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3-2, ये चार्जेज आपको याद रखने हैं। और देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर किसी भी कोई भी आपको रेडिकल दिख रहा हो और लास्ट में क्या आ जाए, आपका आइड दिखाई दे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। कोई भी आपका रेडिकल हो लास्ट में आपको क्या दिखाई दे बेटा, आइड। लास्ट में दिखाई देने का मतलब उसे कहते हैं बेटा हम सफिक्स, उसे क्या कहते हैं, जो लास्ट में जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसे कहते हैं हम सफिक्स। अगर लास्ट में यानी कि जो अगर सफिक्स आपको आइड दिखाई देता है तो इसका क्या मतलब है वो हम समझते हैं। देखो अभी तक आपने देखा है सल्फेट SO4-2, सल्फाइड SO3-2। सल्फाइड का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज, पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट है जिस पर क्या चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज। एक बार मेरी बात दोबारा समझो बेटा, कोई भी पर्टिकुलर स्पेसीज पर नेगेटिव चार्ज, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब सफिक्स क्या आएगा, आइड। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सल्फाइड, सल्फाइड को देख के आपको समझ में आ रहा होगा सल्फर किससे लिया गया, सल्फाइड सल्फर से। सल्फर का सिंबल क्या होता है बेटा, S, ठीक है। और आइड का मतलब इस वाले एलिमेंट्स पर यानी कि सल्फर पर चार्ज क्या होता है, मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, सल्फर पर चार्ज -2 होता है। आपको एटॉमिक नंबर 20 तक याद करने हैं और मैं आपको वहाँ लिखा चुका हूँ, उस पर चार्ज क्या होता है, -2। तो S-2 को ही हम क्या कहेंगे, सल्फाइड। याद हो जाएगा बेटा, सल्फाइड S-2, सल्फर पर चार्ज क्या होता है, -2। एक बार दोबारा समझो, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी आपका एलिमेंट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, कौन सा हो भाई, नेगेटिव चार्ज हैविंग एलिमेंट्स, और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका सफिक्स क्या होता है आपका, आइड होता है। क्या होता है, आइड। जैसे हम बात करें फ्लोराइड, देखो समझना मेरी बात, फ्लोराइड, आइड आ गया, फ्लोराइड कहाँ से लिया गया है, फ्लोरीन से। फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है बेटा, F, और F पर चार्ज क्या होता है बेटा, -1। बात क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं क्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है बेटा, क्लोरीन, क्लोराइड कहाँ से लिया गया, क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, Cl एक एलिमेंट हो गया और आइड आ गया, तो क्लोरीन पर चार्ज क्या होता है बेटा, -1। ये चार्जेस आपको याद करने हैं। अगर मैं बात करूं ऑक्साइड, नाम से ही पता पड़ रहा है ऑक्साइड कहाँ से लिया गया है बेटा, ये ऑक्सीजन से। अगर ये ऑक्सीजन से लिया गया है और आपको पता है ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है, -2, तो ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब O-2। अगर मैं बात करूं हाइड्राइड, आइड आ रहा है बेटा, आइड का मतलब हाइड्राइड कहाँ से लिया गया बेटा, हाइड्रोजन से, और आइड का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इन पर कितना नेगेटिव चार्ज हो सकता है, -1। -1 को आप माइनस सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ सारी समझ में आ रही होंगी बेटा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपको इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस समझना है, 8, आइड और आइड।
8 आता है तो -2 चार्ज, 8 आता है तो -2 चार्ज, 8 आता है तो SO4 -2, 8 आता है SO3 -2। 8 में से जब 8 आ रहा है, 8 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? 8 में। तो आप एक ऑक्सीजन का नंबर कम कर दोगे और 8 आ गया तो आपको याद रखना है पर्टिकुलर एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट का मतलब होता है बेटा NO3 याद रखना है। नाइट्रेट का हो सिर्फ क्या सिंबल होता है बेटा? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है? NO3 चार्ज क्या है बेटा? -1। NO3 -8 आ रहा है, 8 आ रहा है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक ऑक्सीजन कम कर दो, NO2-, आप याद रखोगे NO2-। आइड आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है? आइड। नाइट्राइड, नाइट्रोजन, नाइट्राइड कहाँ से लिया गया बेटा? नाइट्रोजन से। तो N, और आप जानते हो नाइट्रोजन पर चार्ज क्या होता है? -3। तो इस तरह से आप याद रखोगे इन चीज़ों को। ऑक्साइड कहाँ से लिया गया बेटा? ऑक्सीजन से। O, चार्ज क्या होता है? -2। हाइड्राइड, आइड आ गया तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो क्या है? हाइड्रोजन, चार्ज क्या आएगा? -1। कार्बोनेट, कार्बोनेट हम कहते हैं बेटा CO3-2। कार्बोनेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? CO3-2 ने आप याद रखोगे। बाई कार्बोनेट होता है हमारा HCO3-1। बाई कार्बोनेट पर चार्ज क्या होता है? -1। बाई कार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3-1, चार्ज क्या आ गया? -1। क्लोरेट, क्लोरेट का मतलब हो गया ClO3-, ClO3-, इस पर चार्ज क्या हो गया? -1। फॉस्फेट, बात समझना बेटा, एक्चुअल में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? फॉस्फेट। तो देखो ये दैट फॉस्फेट मतलब हो जाएगा आपका PO4-3। फॉस्फेट का मतलब क्या है बेटा? PO4-3, चार्ज क्या आ गया आपका? -3। फॉस्फाइड, क्या आ गया बेटा? आयड आ गया। क्या आ गया बेटा आपका? आयड। तो आयड आती है आपको समझ में आना चाहिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर चार्ज। और ये फॉस्फाइड कहाँ से लिया गया बेटा? फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है? P। फॉस्फोरस पर चार्ज क्या होता है? -3। तो आप जान रखना फॉस्फाइड चार्ज क्या आएगा? -3। सिंबल क्या होगा? P-3। हम बात करें बेटा एसीटेट आयन। एसीटेट आयन होता है आपका CH3COO-, चार्ज क्या होगा? -1। आई होप आप इन चीज़ों को जरूर याद करोगे। अगर आप इन्हें याद नहीं कर पाओगे तो केमिस्ट्री में कुछ करने वाले नहीं बेटा। आपको ये सारे रेडिकल्स का रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, कौन कौन से रेडिकल्स हैं और उन पर क्या क्या चार्ज है। आप इनको 2-3 बार रफ नोटबुक में लिख के जरूर देखोगे और अपने घर वाले यानी कि पेरेंट्स को 2-3 बार सुनाओगे भी जरूर। ठीक है, उनसे लर्न करने के लिए कहना, आप लर्न करोगे और उनसे पूछने के लिए इनको कहना, वो आपको याद करने भी हैं। 2-3 और हैं, उन्हें और बता देता हूँ बेटा मैं। साइनाइड, साइनाइड कहते हैं हम बेटा CN-1, चार्ज क्या होता है? साइनाइड होता है CN और चार्ज होता है बेटा यहाँ पर -1। हाइड्रो ऑक्साइड, नाम से पता पड़ रहा है दो एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो रिप्रेजेंटेशन है OH, चार्ज है -1, तो OH -1। -1 को आप सिंपल माइनस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन कहते हैं बेटा हम NH4 पॉजिटिव को। किसको कहते हैं बेटा? NH4 पॉजिटिव को। इसको आप याद रखोगे। अमोनियम आयन मतलब NH4 पॉजिटिव, चार्ज है +1। ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। हम बात कर रहे हैं क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्या है बेटा आपका? Cl। आयड आ गया तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर चार्ज, और ये एलिमेंट कहाँ से लिया गया बेटा? कहाँ से लिया गया? क्लोरीन से। तो Cl-। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड लिया गया बेटा ब्रोमीन से, जो जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है Br, चार्ज है -1। तो आप याद रखोगे इस पर चार्ज -1, इस पर चार्ज -1। नेक्स्ट इज आयोडाइड। आयोडाइड मतलब आयोडीन से लिया गया। कहाँ से लिया गया बेटा? आयोडीन। आई, चार्ज है -, तो -1 हो गया। फ्लोरीन, फ्लोराइड, सॉरी फ्लोराइड किससे लिया गया? फ्लोरीन से, F-, तो चार्ज क्या होगा? -1। आई होप आप इनको एक बार जरूर याद कर लोगे।
मुझे उम्मीद है आप इन चीज़ों को जरूर याद करोगे। इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से नोट्स बनाओगे और इन्हें ज़रूर याद करोगे। अगर आप इन्हें याद नहीं करोगे तो ये समझना आप कुछ नहीं कर पाओगे केमिस्ट्री के अंदर। आई होप ये आपने बार बार मैं रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ बेटा आपको ये सारी चीज़ याद करनी है। बिल्कुल ओके बेटा। बाकी अगर हम बात करेंगे कल किस तरह से इनकी हेल्प से हम आपको चार्जेस रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम किस तरह से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। ओके।